एक ऐसे आदमी के बारे में सोचिए जो जो कभी किसी को ना नहीं कहता। मतलब अगर किसी परिचित को रात के 2 बजे भी एयरपोर्ट जाना हो ना, तो वो अपनी नींद खराब करके भी खुशी खुशी गाड़ी निकाल लेता है। हाँ, जो हमेशा हर किसी के लिए हाजिर रहता है। बिल्कुल। दोस्तों के बीच जब ये तय करना हो कि रात का खाना कहाँ खाया जाए, तो उसका हमेशा एक ही जवाब होता है कि जहाँ सब चाहें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कोई अपनी राय नहीं देनी। हाँ, वो अपने दफ्तर में कभी बॉस से बहस नहीं करता और अपने निजी रिश्तों में भी हमेशा यही कोशिश करता है कि सामने वाला इंसान कभी नाराज ना हो। बाहर से देखने पर वो एक आदर्श इंसान लगता है, एक बेहतरीन पार्टनर और दोस्त। सही कहा। वो ऐसा व्यक्ति है जिसे समाज एक अच्छा आदमी या नाइस गाय कहता है। लेकिन अब जरा तस्वीर के दूसरे पहलू को देखें। क्या ये संभव है कि बाहर से इतना परोपकारी, शांत और त्याग करने वाला दिखने वाला इंसान अंदर ही अंदर एक भयंकर ज्वालामुखी की तरह उबल रहा हो? ये सोचने वाली बात है। हाँ, मतलब जो व्यक्ति दूसरों को खुश रखने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है, वो अक्सर जीवन में सबसे अधिक हताश, क्रोधित और अकेला क्यों महसूस करता है? देखिए, ये विरोधाभास ना मानवीय मनोविज्ञान की सबसे जटिल पहेलियों में से एक है। आमतौर पर समाज में ये सीधा गणित चलता है कि अगर कोई व्यक्ति अच्छे कर्म कर रहा है, दूसरों के प्रति दयालु है, तो वो भीतर से भी संतुष्ट और खुशहाल होगा। ऐसा ही माना जाता है। बिल्कुल। लेकिन जब हम इंसानी भावनाओं की थोड़ी गहराई में जाते हैं, तो ये गणित पूरी तरह से टूट जाता है। जो सतह एकदम शांत और परफेक्ट दिखाई देती है, उसकी ठीक नीचे कुंठा, छिपे हुए गुस्से और भारी अकेलेपन का एक बहुत ही अशांत समुद्र लहरें मार रहा होता है। बाप रे। हाँ, मतलब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये शांति असली नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी रक्षा प्रणाली है। और बिल्कुल यहीं पे रॉबर्ट ए ग्लोवर का शोध हमें एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराता है जो थोड़ी असहज करने वाली है। हाँ। आज की हमारी इस गहन चर्चा का आधार, या कह लें हमारा आज का ये डीप डाइव, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक नो मोर मिस्टर नाइस गाय के नोट्स और शोध पर आधारित है। किताब में उन्होंने जिस नाइस गाय सिंड्रोम की बात की है ना, हाँ। वो असल में मतलब वो कोई निस्वार्थ अच्छा ही नहीं है। ये विचार की अगर मैं सब कुछ सही करूंगा, सबके लिए हमेशा हाजिर रहूंगा, तो लोग मुझे बदले में प्यार करेंगे और कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। हाँ, ये सुनने में बहुत ही पवित्र लग सकता है, लेकिन शोध सामग्री इस पूरी मानसिकता को एक बिल्कुल अलग नाम देती है। अच्छा। इसे एक गुप्त समझौता या कोवर्ट कॉन्ट्रैक्ट कहा गया है। मुझे ये गुप्त समझौता वाला विचार सच में बहुत ही पेचीदा लगा। और ये छिपी हुई सौदेबाजी ही ना इस पूरे सिंड्रोम को समझने की सबसे अहम चाबी है। अच्छा। हाँ, देखिए, एक नाइस गाय जब भी कोई अच्छा काम करता है तो वो बिना किसी शर्त के या पूरी तरह से निस्वार्थ भाव से नहीं होता। उसके दिमाग में एक अलिखित, अदृश्य सौदा चल रहा होता है। मतलब वो हिसाब रख रहा है एक तरह से। हाँ, वो इस दुनिया को ना एक बड़ी सी वेंडिंग मशीन की तरह देखता है। वेंडिंग मशीन। हाँ, उसे लगता है कि अगर वो इसमें अच्छाई के सिक्के डालेगा तो नीचे से उसे प्यार, सम्मान और निकटता अपने आप मिल जाएगी। उदाहरण के लिए वो मन ही मन सोचता है कि अगर मैं अपनी पार्टनर की हर छोटी बड़ी बात मानूंगा, कभी कोई मांग नहीं रखूंगा, तो इसके बदले में वो मुझे बेइंतहा प्यार करेगी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है ना, ये समझौता तो सिर्फ और सिर्फ उसके अपने दिमाग में चल रहा है। बिल्कुल, सामने वाले को तो कुछ पता ही नहीं है। वही तो, सामने वाले व्यक्ति को तो इस सौदेबाजी की कोई भनक तक नहीं होती। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई व्यक्ति किसी ऑफिस में बिना किसी रोजगार अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट के काम करना शुरू कर दे। बहुत ही सटीक उपमा है। मतलब वो दिन रात काम करता है, कोई छुट्टियां नहीं लेता, बिना कहे हर दिन ओवर टाइम करता है। हाँ। और ये सब वो इस उम्मीद में करता है कि बॉस किसी तरह उसके मन की बात पढ़ लेगा। हाँ, कि बॉस खुद समझ जाएगा। हाँ, उसे लगता है कि महीने के अंत में उसे कोई भारी वेतन वृद्धि या प्रमोशन मिल जाएगा। और जब बॉस ऐसा नहीं करता, क्योंकि जाहिर है उसे तो पता ही नहीं है कि ऐसा कोई मौन समझौता हुआ है, तो वो व्यक्ति अंदर ही अंदर बॉस से नफरत करने लगता है। बिल्कुल, वो खुद को एक पीड़ित मानने लगता है जिसे इस्तेमाल किया गया है। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि लोग इतने अवास्तविक और गुप्त समझौते अपने दिमाग में क्यों बना लेते हैं? यहाँ मामला सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। इसी वजह से ये व्यवहार लोगों को करीब लाने के बजाय अनजाने में उन्हें बहुत दूर धकेल देता है। जब नाइस गाय को वो इनाम नहीं मिलता ना, जिसकी उसने मन ही मन उम्मीद की थी, तो वो भयंकर आक्रोश और निराशा से भर जाता है। उसे लगता है कि दुनिया बहुत अनुचित है। और क्या वो ये गुस्सा दिखा पाता है? सीधे तौर पर नहीं। ये आक्रोश हमेशा छिपा नहीं रहता, लेकिन ये उसके रवैये, उसकी चुप्पी और उसके हाव भाव से बाहर रिसने लगता है।
सामने वाला व्यक्ति इस छिपे हुए गुस्से और एक अजीब से भावनात्मक दबाव को महसूस करने लगता है। मतलब एक तरह की घुटन होने लगती है रिश्ते में। बिल्कुल, उन्हें समझ नहीं आता कि ये इंसान जो इतना अच्छा है, जो कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करता, उसके आसपास इतनी घुटन क्यों है। इस घुटन का कारण यही है कि उसकी अच्छाई असल में मुफ्त नहीं है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। मैं यहाँ थोड़ी उलझन में हूँ और मैं इस बात को चुनौती देना चाहूंगा। हाँ, बताइए। क्या किसी इंसान के लिए कुछ अच्छा करना और बदले में थोड़ी सी उम्मीद रखना स्वाभाविक नहीं है? मतलब ये तो इंसानी फितरत है ना। हम सब चाहते हैं कि अगर हम किसी के साथ अच्छे हैं तो वो भी हमारे साथ अच्छा हो। ओ, आपकी बात अपनी जगह सही है कि पारस्परिकता की उम्मीद करना मानवीय है। तो फिर समस्या क्या है? वो सीधे जाकर ये क्यों नहीं कहते कि मुझे ये चाहिए? ये रणनीति इतनी बुरी तरह से विफल हो रही है, फिर भी कोई इसे क्यों अपनाता है? देखिए, एक स्वस्थ रिश्ते में उम्मीदें स्पष्ट रूप से बताई जाती हैं। अगर किसी को कुछ चाहिए तो वो खुलकर मांगता है, लेकिन नाइस गाय ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर अस्वीकृति यानी रिजेक्शन का एक बहुत ही गहरा खौफ बैठा होता है। अच्छा, रिजेक्शन का डर? हाँ, सीधे तौर पर कुछ मांगना एक जोखिम भरा काम है। अगर उसने कुछ मांगा और सामने वाले ने ना कह दिया तो वो उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो वो ये घुमावदार रास्ता अपनाता है। बिल्कुल। और जब आप पूछते हैं कि ये सब शुरू कहाँ से होता है, तो शोध सामग्री इसकी जड़ों को सीधे बचपन के अनुभवों तक ले जाती है। बचपन? तो क्या ये परवरिश से जुड़ी कोई समस्या है? क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि ये मानसिक प्रोग्रामिंग आखिर लिखी कहाँ जाती है। हाँ, कोई भी बच्चा जन्म से अपने दिमाग में ऐसे गुप्त समझौते लेकर पैदा नहीं होता। ये एक सीखी हुई सर्वाइवल रणनीति है। बहुत से लड़के ऐसे माहौल में बड़े होते हैं जहां वे अनजाने में ये सीख लेते हैं कि अपनी ज़रूरतों को सामने रखना या अपना गुस्सा जाहिर करना असुरक्षित है। किस तरह का माहौल? इसके पीछे कई तरह की पारिवारिक परिस्थितियां हो सकती हैं। उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि उनके माता पिता बहुत अधिक आलोचना करने वाले रहे हों, जहां बच्चे की हर छोटी गलती पर उसे डांटा गया हो। बिल्कुल। ऐसे में बच्चा सीखता है कि ध्यान खींचने या सुरक्षित रहने का एकमात्र तरीका पूर्ण और त्रुटिहीन होना है। मतलब परफेक्ट होना। हाँ, या फिर घर में पिता अनुपस्थित रहे हों, जिससे बच्चे को एक स्वस्थ पुरुष की पहचान का कोई मॉडल ही नहीं मिला। एक और स्थिति होती है जहां माताएं भावनात्मक रूप से बहुत अधिक हावी होती हैं। जहां बच्चा अनजाने में खुद को अपनी माँ का भावनात्मक सहारा बना लेता है। सही कहा। वो ये मान लेता है कि उसका अपना कोई वजूद नहीं है, बल्कि उसका काम सिर्फ दूसरों की तकलीफें कम करना है। बाप रे, इसे सुनकर ऐसा लगता है कि उस बच्चे के कंधों पर कितनी कम उम्र में दुनिया भर का बोझ आ जाता है। तो ऐसे माहौल में एक बच्चा खुद को भावनात्मक रूप से बचाने के लिए करता क्या है? वो बच्चा एक तरह से गिरगिट की तरह बन जाता है। गिरगिट? हाँ, वो तय करता है कि वो समस्या मुक्त बनेगा। वो सोचता है कि अगर मैं एक अच्छा लड़का रहूंगा, एकदम शांत रहूंगा, कभी किसी से कुछ नहीं मांगूंगा, तो सब मुझे प्यार करेंगे और मैं सुरक्षित रहूंगा। बिल्कुल। वो अपनी स्वाभाविक भावनाओं जैसे गुस्सा, डर को अपने अंदर कहीं बहुत गहराई में दफना देता है। लेकिन ग्लोवर अपनी किताब में स्पष्ट करते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया की असली जड़ एक बहुत ही स्याह भावना है, और वो है शर्म। शर्म मतलब शेम? हाँ। लेकिन शर्म और अपराध बोध यानी गिल्ट तो लगभग एक ही जैसी चीजें लगती है ना। कोई व्यक्ति सिर्फ अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, इसमें शर्म की क्या बात है? यहाँ अपराध बोध और शर्म के बीच के फर्क को समझना बहुत जरूरी है। अपराध बोध का मतलब होता है ये सोचना कि मैंने कुछ बुरा किया है। मतलब मेरे काम गलत हैं। हाँ, लेकिन शर्म एक बहुत ही गहरा विश्वास है कि मैं ही बुरा हूँ, मुझ में कुछ बुनियादी खोट है। अरे, मैं जैसा हूँ उस रूप में प्यार किए जाने के लायक बिल्कुल नहीं हूँ। इसी शर्म के कारण वे इस खोट को दुनिया से छिपाने के लिए परफेक्शन का एक बहुत ही भारी मुखौटा पहन लेते हैं। रुकिए, ये शर्म वाली बात बहुत चुभने वाली है। लेकिन अगर हम इसे समाज के नजरिए से देखें ना, तो हमें एक अलग ही तस्वीर दिखती है। कैसी तस्वीर? समाज तो हमें बचपन से ही अच्छा बच्चा बनना सिखाता है। स्कूलों में, घरों में हमें यही पाठ पढ़ाया जाता है कि दूसरों को खुश रखो, अपनी चीजें बांटो, झगड़ा मत करो। हाँ, ये तो है। तो ये तो हमारी परवरिश का एक बहुत ही सामान्य हिस्सा है। तो फिर एक सच्चे, स्वाभाविक रूप से अच्छे इंसान और इस नाइस गाय सिंड्रोम के शिकार व्यक्ति के बीच की रेखा कहां आकर धुंधली हो जाती है? मुझे ये बात पच नहीं रही कि सिर्फ अच्छा बनने को हम मनोवैज्ञानिक समस्या कैसे कह सकते हैं। ये एक बहुत ही शानदार सवाल है
और अक्सर लोग इसी बात पर आके उलझ जाते हैं। देखिए, एक सच्चा अच्छा इंसान वो है जो दूसरों की मदद इसीलिए करता है क्योंकि वो सच में ऐसा करना चाहता है। मतलब उसकी अच्छाई उसके खुद के आत्मसम्मान से आती है। बिल्कुल, ना कि इस डर से कि अगर उसने मदद नहीं की तो लोग उसे छोड़ देंगे। एक सच्चे अच्छे इंसान की अपनी स्पष्ट सीमाएं होती हैं। वो जानता है कि कब उसे ना कहना है। लेकिन नाइस गाय की अच्छाई पूरी तरह से डर, चिंता और उसी शर्म से प्रेरित होती है जिसके हमने अभी बात की। और यहीं पर शोध एक बहुत ही चौंकाने वाला मोड़ लेता है। ऐसा मोड़? जब ये डरा हुआ बच्चा बड़ा होके वयस्क बनता है ना, तो उसकी ये अच्छाई असल में हेर-फेर यानी मैनिपुलेशन और नियंत्रण करने की एक तकनीक में बदल जाती है। हेर-फेर? मैं इसे हेर-फेर मानने को तैयार नहीं हूँ। क्यों? जो इंसान इतना सीधा है, जो दूसरों के लिए अपने वीकेंड खराब कर रहा है, वो किसी के साथ हेर-फेर कैसे कर सकता है? हेर-फेर करने वाले लोग तो बहुत चालाक और स्वार्थी होते हैं ना? यही तो विरोधाभास है। इसे इस तरह से समझिए, हेर-फेर का असल मतलब क्या है? मतलब किसी का फायदा उठाना? हाँ, या किसी स्थिति या इंसान को अपने फायदे के लिए इस तरह नियंत्रित करना कि सामने वाले को पता भी न चले। नाइस गाय सीधे टकराव से बहुत डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने सीधे तौर पर कुछ मांगा तो तुरंत विवाद होगा। और उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बिल्कुल, इसलिए वे ध्यान या प्यार पाने के लिए बहुत ही अप्रत्यक्ष तरीके अपनाते हैं। वे अचानक बहुत महंगे उपहार देंगे या बिना मांगे किसी के जीवन की बड़ी बड़ी परेशानियां सुलझाने लगेंगे। तो ये असल में उपहार नहीं है। नहीं, ये एक तरह की रिश्वत है। वे अप्रत्यक्ष रूप से ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि सामने वाला इंसान उनका एहसानमंद रहे और उन्हें छोड़कर कभी ना जाए। अरे बाप रे! वे दूसरों की भावनाओं को मैनेज करके असल में स्थिति को नियंत्रित कर रहे होते हैं। और चूंकि उनके असली इरादे छिपे होते हैं, इसलिए उनके आसपास के लोग अक्सर असमंजस में रहते हैं। ये सच में आंखें खोलने वाला है। मतलब जिस शांति को बनाए रखने के लिए वो बहस से बचते हैं, अपनी असली राय छिपाते हैं, असल में वो शांति बिल्कुल खोखली है। एकदम कृत्रिम शांति है। वे जो शांति स्थापित कर रहे हैं वो एक ऐसी जमीन पर बनी है जिसके नीचे बारूदी सुरंगें बिछी हुई हैं। वो एक ऐसा रिश्ता बना रहे हैं जो इस बात पर टिका ही नहीं है कि वो असल में क्या है, बल्कि इस बात पर टिका है कि सामने वाला क्या सुनना चाहता है। बिल्कुल सटीक कहा आपने। और इस कृत्रिम शांति को बनाने के लिए वे एक और बहुत बड़ी कीमत चुकाते हैं, अपनी मर्दाना ऊर्जा का पूरी तरह से दमन। ऊर्जा का दमन? हाँ, स्रोत सामग्री बताती है कि नाइस गाय अक्सर अपनी महत्वाकांक्षा, अपनी मुखरता, अपनी ताकत और यहाँ तक कि अपनी सेक्सुअलिटी को भी बुरी तरह दबा देते हैं। ओह, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये चीजें बुरी हैं। हाँ, समाज कभी-कभी इन प्राकृतिक गुणों को आक्रामक या विषाक्त का लेबल दे देता है, और चूंकि नाइस गाय को हर हाल में सुरक्षित और अच्छा दिखना है, वो इन प्राकृतिक ऊर्जाओं को खुद के अंदर से पूरी तरह मिटाने की कोशिश करता है। लेकिन विज्ञान का एक बहुत ही बुनियादी नियम है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वो सिर्फ अपना रूप बदलती है। बिल्कुल, कोई भी इंसान अपनी प्राकृतिक ऊर्जा और अपनी बुनियादी इच्छाओं को हमेशा के लिए एक डिब्बे में बंद करके तो नहीं रख सकता ना। जब उस डिब्बे में बहुत ज्यादा दबाव बन जाएगा तो वो ऊर्जा कहीं ना कहीं से तो बाहर रास्ता तलाशेगी ही। हाँ। और जिस तरह से ये ऊर्जा बाहर आती है, वही इस सिंड्रोम का सबसे विनाशकारी हिस्सा है। जब आप इसे सीधे और स्वस्थ रूप से व्यक्त नहीं करते तो ये विकृत और जहरीला रूप ले लेती है। मतलब ये कैसे बाहर आती है? अक्सर ये पैसिव अग्रेसिव यानी परोक्ष रूप से आक्रामक व्यवहार के रूप में सामने आती है। इसका मतलब है कि व्यक्ति सीधे तौर पे गुस्सा नहीं दिखाएगा, बल्कि वो ताने मारेगा या जानबूझकर जरूरी कामों में देरी करेगा, पीठ पीछे शिकायत करेगा। हाँ, मौकों पर भूलने का नाटक करेगा। वे ऐसे काम करेंगे जिससे सामने वाले को परेशानी हो, लेकिन जब उनसे पूछा जाएगा तो वे बहुत ही मासूमियत से कहेंगे, अरे मेरा वो मतलब नहीं था। ये तो बहुत ही कुंठित करने वाला व्यवहार है, और मुझे लगता है कि ये सिर्फ परोक्ष आक्रामकता तक सीमित नहीं रहता होगा। जब इतना सारा मानसिक दबाव अंदर जमा हो रहा है तो इसके और भी भयानक परिणाम होते होंगे। बिल्कुल होते हैं। कई बार ये सालों का दबा हुआ गुस्सा अचानक किसी बहुत ही छोटी सी बात पर एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता है, जिससे आसपास के लोग पूरी तरह सहम जाते होंगे। बिल्कुल। इसके अलावा ये ऊर्जा अक्सर किसी गुप्त लत के रूप में बाहर आती है। कई बार नाइस गाय इंटरनेट पर पोर्नोग्राफी की लत या किसी अन्य छिपे हुए विनाशकारी व्यवहार का शिकार हो जाते हैं। ओह, एक गुप्त दुनिया। हाँ,
ये उनकी अपनी गुप्त दुनिया होती है, जहां उन्हें अच्छा होने का नाटक नहीं करना पड़ता, जहां वे अपनी दबी हुई इच्छाओं को एक विकृत रूप में जी सकते हैं। लेकिन ये दोहरा जीवन तो उनके आंतरिक संघर्ष को बहुत बढ़ा देता होगा। इतना बढ़ा देता है कि उनका जीवन भयानक निराशा और आत्मग्लानि से भर जाता है। ये सब सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे नाइस गाय सिंड्रोम एक ऐसी अदृश्य जेल है जिसकी चाबी उसी व्यक्ति के जेब में पड़ी है जो अंदर बंद है। बहुत खूब कहा। लेकिन उसे ये सिखाया ही नहीं गया है कि ताला कैसे खोलना है। हमने इस समस्या की गहराई को बहुत अच्छी तरह समझा। हमने देखा कि कैसे ये बचपन के डर से शुरू होता है, कैसे ये गुप्त समझौतों में बदलता है। तो इन सब बातों को जानने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि बाहर निकलने का रास्ता क्या है। समाधान की बात करें तो अगर कोई व्यक्ति इस चर्चा को सुन रहा है और उसे लग रहा है कि वो खुद इस स्थिति में फंसा हुआ है, तो वो इस चक्र को तोड़ने की शुरुआत कैसे कर सकता है? किताब के अनुसार बदलाव का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है अपने खुद के व्यवहार के प्रति पूरी तरह से जागरूक होना, यानी अवेयरनेस। जो कि कोई आसान काम नहीं है। बिल्कुल नहीं। किताब पढ़ने वाले या इस अवधारणा को समझने वाले कई पुरुषों के लिए ये एक बहुत ही झकझोर देने वाला अनुभव होता है। मतलब शीशे में अपनी असली सूरत देखने जैसा? हाँ, जब वे पहली बार समझते हैं कि उनके लोगों को खुश करने के तरीके और उनका दबा हुआ गुस्सा असल में कोई महानता नहीं है, बल्कि एक गहरी समस्या है, तो ये एहसास बेहद असुविधाजनक होता है। उन्हें सबसे पहले इस भ्रम को तोड़ना पड़ता है कि नाइस गाय होना और एक अच्छा इंसान होना दोनों एक ही बात है। लेकिन अगर वे अचानक से हर बात में सहमति जताना बंद कर दें और लोगों को खुश करना छोड़ दें, तो क्या समाज उन्हें स्वार्थी या बुरा नहीं मान लेगा? यही तो उनका सबसे बड़ा डर है। हाँ, क्योंकि बचपन से तो उन्हें यही डर सिखाया गया है। कोई व्यक्ति अपनी असलियत को कैसे अपनाए बिना इस डर के कि लोग उसे छोड़ देंगे। मुझे ये जानना है कि एक स्वस्थ और वास्तविक इंसान की मानसिकता असल में कैसी होती है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो हम पाएंगे कि एक पूरी तरह से विकसित और स्वस्थ व्यक्ति वो है जो अपनी कमियों, अपनी सीमाओं और अपनी इच्छाओं को बिना किसी शर्म के स्वीकार करता है। मतलब वो परफेक्शन का दिखावा नहीं करता? बिल्कुल नहीं। वो ये समझता है कि दुनिया भर की स्वीकृति पाने से ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी अपनी सत्यनिष्ठा और उसका आत्मसम्मान है, उसकी इंटेग्रिटी है। वो खुद को दूसरों के लिए इसलिए कुर्बान नहीं करता कि बदले में उसे प्यार की भीख मिलेगी। वो ये सीखता है कि अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देना स्वार्थ नहीं है, बल्कि ये मानसिक रूप से स्वस्थ रहने की बुनियादी जरूरत है। मुझे लगता है कि यहीं पर सीमा यानी बाउंड्रीज तय करने का सबसे बड़ा महत्व सामने आता है। बिल्कुल। अक्सर ऐसा होता है कि नाइस गाय को लगता है कि अगर उसने किसी काम के लिए ना कह दिया या अपनी कोई सीमा तय कर दी तो वो एक बुरा और रूखा इंसान बन जाएगा। और ये उनके जीवन की सबसे बड़ी गलतफहमी है, जिसे तोड़ना बहुत जरूरी है। सीमाएं तय करने का मतलब रूखा होना या लोगों से कट जाना नहीं है। तो फिर क्या है? वास्तव में अपनी सीमाएं स्पष्ट करना दिखावे की जगह सच्चाई पर आधारित रिश्ते बनाने की पहली सीढ़ी है। जब आप अपनी जरूरतें स्पष्ट रूप से बताते हैं, जब आप पूरी सहजता के साथ उन चीजों के लिए ना कहते हैं जो आप नहीं करना चाहते, तो आप असल में सामने वाले को ये मौका दे रहे हैं कि वो आपसे एक वास्तविक और सच्चे इंसान के रूप में जुड़े। मतलब आप उन्हें अपनी असलियत से मिला रहे हैं। हाँ, अपने उस परफेक्शन वाले झूठे मुखौटे से नहीं। और मनोविज्ञान में ये बार बार साबित हुआ है कि प्रामाणिकता और सच्चाई किसी भी दिखावटी पूर्णता से कहीं ज्यादा आकर्षक और टिकाऊ होती है। ये सच में एक बहुत ही शक्तिशाली और मुक्ति देने वाला विचार है। तो अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा के पन्नों को एक साथ समेटे, तो जो सबसे बड़ी बात उभर कर आती है वो ये है कि सच्ची संतुष्टि और गहरा प्यार कभी भी परफेक्शन के पीछे छुपकर हासिल नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही। नाइस गाय होना असल में एक बहुत ही थका देने वाला मानसिक प्रदर्शन है, जहां आप 24 घंटे एक ऐसा किरदार निभा रहे हैं जो आप असल में हैं ही नहीं। और इस पूरे नाटक की सबसे दुखद बात यह है कि इसमें न तो आप खुद कभी खुश रह पाते हैं और न ही आपके आसपास के लोग वो सच्ची घनिष्ठता महसूस कर पाते हैं जिसकी उन्हें तलाश है। एकदम खोखला बना जाता है। हाँ, सच्ची स्वतंत्रता अपनी वास्तविक पहचान को पूरे साहस के साथ अपनाने में है, अपनी सारी कमियों के साथ, अपनी इच्छाओं के साथ और अपनी मजबूत सीमाओं के साथ। ऐसा करने से ही आप डर और सौदेबाजी पर टिके रिश्तों के बजाय ईमानदारी और सम्मान पर आधारित सच्चे रिश्ते बना सकते हैं। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ। ये पूरी यात्रा कम दयालु होने या एक कठोर इंसान बनने के बारे में बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। बल्कि ये यात्रा अपने अंदर से और अधिक वास्तविक होने के बारे में है।
ये अपने दिमाग में चल रहे उन गुप्त समझौतों को हमेशा के लिए खत्म करने और जीवन को उसकी पूरी सच्चाई और पारदर्शिता के साथ जीने के बारे में है। जब आप सच बोलना शुरू करते हैं तो शुरुआत में घर्षण हो सकता है, लेकिन अंततः वही आपको शांति देता है। क्या बात है। और इस चर्चा को विराम देने से पहले मैं चाहता हूं कि हम सब एक अंतिम विचार पर थोड़ा और गहराई से मनन करें। हमने आज पूरी चर्चा में ये देखा कि कैसे एक नाइस गाय अपनी कमियों को दुनिया से छिपाने के लिए परफेक्शन का एक बहुत ही भारी मुखौटा पहनता है। उसे लगता है कि अगर उसकी कमियां छिप गईं तो सब उसे प्यार करेंगे। लेकिन क्या ये संभव है कि हमारे जीवन में जो लोग हैं, हमारे जीवन साथी, हमारे दोस्त, हमारे बच्चे, वे वास्तव में हमारी पूर्णता से नहीं बल्कि हमारी उन्हीं कमियों से ही सबसे ज्यादा जुड़ना चाहते हो? ओह, ये बहुत ही गहरा विचार है। हाँ, मतलब हम हमेशा परफेक्शन का मुखौटा इसलिए पहनते हैं ये सोचकर कि लोग हमें कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, लेकिन शायद वो मुखौटा ही वो सबसे बड़ी और मजबूत दीवार है जो सच्चे मानवीय जुड़ाव और बिना शर्त वाले प्यार को हम तक पहुंचने से रोक रही है। बिल्कुल। शुरुआत में हमने जिस एकदम शांत, कभी ना नहीं कहने वाले और हमेशा समझौते करने वाले आदर्श आदमी की कल्पना की थी, शायद उसे एक आदर्श इंसान बनने की कोई जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। शायद इस दुनिया को और उसके अपनों को बस एक असली इंसान की जरूरत है। मान लीजिए वीकेंड का दिन है, बहुत आराम से सोफे पर बैठे हैं और तभी ऑफिस के एक कलीग का फोन आता है कि उसे एक प्रोजेक्ट में अर्जेंट मदद चाहिए। उफ, ये तो बहुत ही इरिटेटिंग सिचुएशन होती है ना? अंदर ही अंदर भयंकर गुस्सा आ रहा है क्योंकि ये पूरे हफ्ते की थकान मिटाने का इकलौता दिन है। लेकिन मुंह से अचानक निकलता है, हाँ बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कर दूंगा। और फिर पूरा वीकेंड उस काम को करते हुए अंदर ही अंदर कुड़ते रहना पड़ता है। एग्जैक्टली। और जब वो कलीग सोमवार को थैंक यू बोलता है तो चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल लाकर कहना पड़ता है कि अरे इसमें क्या बड़ी बात थी, एनी टाइम। क्या इस तरह की स्थिति जानी पहचानी लगती है? मुझे लगता है कि बहुत से लोग इससे रिलेट कर सकते हैं। बिल्कुल। और आज हम इसी विषय पर बहुत गहराई से बात करने वाले हैं। आज की हमारी इस डीप डाइव का फोकस रॉबर्ट ग्लोवर की किताब नो मोर मिस्टर नाइस गाय पर है, जो कि एक बहुत ही आई ओपनिंग किताब है। सच में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमेशा अच्छा बने रहने की ये जो मजबूरी है ना, ये असल में कोई अच्छाई नहीं है बल्कि हमारी जिंदगी को बर्बाद करने वाला एक बहुत बड़ा जाल है। बिल्कुल। और ये एक ऐसा विषय है जिस पर अक्सर लोग बात करने से कतराते हैं, क्योंकि नाइस गाय या हमेशा अच्छा बने रहने वाला इंसान होना समाज की नजर में तो बहुत ही पॉजिटिव बात है। हाँ, मतलब हमें बचपन से ये तो सिखाया जाता है कि अच्छे बनो, दूसरों की मदद करो, कभी किसी को ना मत कहो। लेकिन रॉबर्ट ग्लोवर अपनी किताब में इसके पीछे का जो मनोविज्ञान उजागर करते हैं वो काफी चौंकाने वाला है। यहाँ बात सच में दयालु होने की नहीं हो रही है। तो फिर असल में ये नाइस गाय है कौन? यहाँ बात हो रही है एक ऐसे इंसान की जो अच्छा इसलिए बन रहा है क्योंकि वो डरता है। उसे लगता है कि अगर वो अपनी असली भावनाएं दिखाएगा या गुस्सा करेगा तो लोग उसे छोड़ देंगे। वाह, मतलब अच्छाई के पीछे असल में एक गहरा डर छुपा है। एग्जैक्टली। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? ग्लोवर अपनी किताब में इसका सीधा कनेक्शन हमारे बचपन से जोड़ते हैं, जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। हाँ, क्योंकि कोई भी इंसान अचानक से 25 साल की उम्र में तो ऐसा नहीं बन जाता। बिल्कुल नहीं। ये बचपन की वो गहरी आदतें हैं जो हमारे व्यक्तित्व की नींव में बैठ जाती हैं। मतलब कोई बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है तो उसके आसपास का माहौल उसे बहुत शेप करता है। मनोविज्ञान में इसे बहुत स्पष्ट रूप से देखा गया है। जब कोई बच्चा एक ऐसे माहौल में बड़ा होता है जहाँ बहुत ज्यादा तनाव हो। तनाव से आपका मतलब है जैसे माता पिता के बीच झगड़े? हाँ, झगड़े हो या उनमें से कोई एक बहुत ज्यादा हावी रहने वाला हो या परिवार में किसी भी तरह की अस्थिरता हो, तो बच्चा उस माहौल को देखकर घबरा जाता है। और बच्चों का दिमाग तो वैसे भी हर चीज को खुद से जोड़ कर देखता है ना? बिल्कुल। बच्चों का दिमाग बहुत ही आत्म केंद्रित या ईगोसेंट्रिक तरीके से काम करता है। उन्हें लगता है कि दुनिया में जो भी बुरा हो रहा है वो उन्हीं की वजह से हो रहा है। तो मतलब बच्चा ये सोचता है कि अगर मम्मी पापा लड़ रहे हैं तो इसमें मेरी ही कोई गलती होगी। एग्जैक्टली। और फिर वो एक डिफेंस मैकेनिज्म बनाता है। वो सोचता है कि अगर मैं बिल्कुल शांत रहूं, कोई डिमांड न करूं और एक परफेक्ट गुड बॉय बन के रहूं तो शायद घर का माहौल ठीक रहेगा। उफ, ये तो बहुत ही सैड है। मतलब वो खुद को सुरक्षित रखने के लिए अपनी ही जरूरतों को मारना शुरू कर देता है। एकदम सटीक। वो बच्चा ये मान लेता है कि अगर मैं अच्छा बनूंगा, अपनी परेशानियां किसी को नहीं बताऊंगा,
तो मुझे प्यार मिलेगा और मेरी जिंदगी में कोई समस्या नहीं आएगी। और ग्लोवर इसे एक दोषपूर्ण जीवन प्रतिमान या फ्लॉड लाइफ पैराडाइम कहते हैं ना। हाँ, क्योंकि उस समय उस छोटे बच्चे के लिए खुद को बचाने का यही एक तरीका होता है, वो सर्वाइवल मोड है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब वो बच्चा 30 या 40 साल का एक वयस्क बन जाता है। बिल्कुल, और उसका दिमाग आज भी उसी बचपन वाले सर्वाइवल मोड में काम कर रहा होता है। मतलब शरीर तो बड़ा हो गया, लेकिन अंदर वो डरा हुआ बच्चा ही है। हाँ यार, वो आज भी ऑफिस में, अपने रिश्तों में, हर जगह उसी डरे हुए बच्चे की तरह व्यवहार करता है जो किसी को नाराज नहीं करना चाहता। ये सच में एक बहुत गहरी बात है। बचपन का वो डर एक ऐसे जाल में बदल जाता है जिसे ग्लोवर स्वीकृति का जाल कहते हैं। ट्रैप ऑफ अप्रूवल। हाँ, नाइस गाय हमेशा बाहरी मान्यता यानी एक्सटर्नल वैलिडेशन पर निर्भर हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी अपनी कोई कीमत नहीं है जब तक कि सामने वाला इंसान उनकी तारीफ ना कर दे। और ये बाहरी मान्यता की भूख इतनी ज्यादा होती है कि वे अपने हर कदम, हर शब्द को फिल्टर करते हैं। मतलब ये सोचते रहते हैं कि अगर मैंने ये कहा तो सामने वाला क्या सोचेगा। एग्जैक्टली उनका अपना कोई आंतरिक कंपास या इंटरनल वैलिडेशन नहीं होता। अगर किसी ने कह दिया कि अरे तुम तो बहुत अच्छे हो, तो उनका दिन बन गया। और अगर किसी ने हल्की सी भी असहमति जता दी या आलोचना कर दी तो वे गहरी शर्मिंदगी और रिजेक्शन की भावना से भर जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी पूरी दुनिया ढह गई। ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे कोई इंसान एक विशाल रोलर कोस्टर पर बैठा हो, लेकिन मजे की बात यह है कि उस रोलर कोस्टर का रिमोट कंट्रोल किसी बिल्कुल अजनबी इंसान के हाथ में है। हाँ, बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है। मतलब आप तभी ऊपर की तरफ जाते हैं जब वो अजनबी आपकी तारीफ का बटन दबाता है, और जब वो चाहे अपनी एक छोटी सी आलोचना से आपको सीधे नीचे गहरी खाई में गिरा देता है। बिल्कुल, आपकी अपनी खुशी और भावनाओं पर आपका खुद का कोई कंट्रोल ही नहीं है। ये तो बहुत ही भयानक स्थिति है ना? वैसे इंसानी स्वभाव में ये चाहत होना बहुत स्वाभाविक है कि लोग हमें पसंद करें। हम सब समाज का हिस्सा बनना चाहते हैं। हाँ, कोई भी अकेला तो नहीं रहना चाहता। लेकिन नाइस गाय के मामले में ये चाहत एक जरूरत बन जाती है, और फिर ये जरूरत एक मानसिक कैद बन जाती है। तो इस रोलर कोस्टर से उतरा कैसे जाएं? इस रोलर कोस्टर से उतरने का इकलौता तरीका ये है कि इंसान आंतरिक मान्यता विकसित करे। और आंतरिक मान्यता का सीधा सा मतलब ये है कि अपने फैसले और अपना व्यवहार अपने खुद के उसूलों पर तय करना। बिल्कुल, न कि इस डर से कि दुनिया क्या कहेगी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेच है। जब कोई इंसान पूरी तरह से बाहरी मान्यता पर निर्भर होता है तो वो कभी भी सीधे तौर पर ये नहीं कह पाता कि उसे क्या चाहिए। हाँ, क्योंकि सीधे कुछ मांगना उन्हें स्वार्थी लगता है। एग्जैक्टली। और इसी से जन्म होता है उस कॉन्सेप्ट का जिसे ग्लोवर हिडन कॉन्ट्रैक्ट्स या गुप्त समझौते कहते हैं। सच बताऊं तो ये मुझे इंसानी व्यवहार का एक बहुत ही अजीब लेकिन 100% सच लगने वाला पहलू लगा। हिडन कॉन्ट्रैक्ट्स असल में नाइस गाय सिंड्रोम का सबसे क्लासिक और सबसे ज्यादा विनाशकारी लक्षण है। मतलब ये काम कैसे करते हैं? चूंकि नाइस गाय को बचपन से ये लगता है कि अपनी जरूरतें मांगना बुरा है, इसलिए वो सीधे कुछ भी नहीं मांगते। इसके बजाय वो एक अदृश्य स्कोरबोर्ड लेके चलते हैं। एक इनविजिबल स्कोरबोर्ड? हाँ, उनका फॉर्मूला बहुत सीधा होता है। मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे अच्छे काम करूंगा, तुम्हारी हर जरूरत पूरी करूंगा, और बदले में तुम बिना मेरे कहे मुझे प्यार दोगे। थोड़ा रुकिए, क्या ये एक तरह का भावनात्मक ब्लैकमेल नहीं है? आप ऐसा कह सकते हैं। मतलब सोचिए, कोई इंसान चुपचाप किसी का बिल भर देता है या किसी के लिए बहुत सारे एहसान कर देता है, और फिर उम्मीद करता है कि सामने वाला जिंदगी भर उसका कर्जदार रहेगा या उसे एक खास तरह का प्यार देगा। हाँ, और मजे की बात तो ये है कि सामने वाले इंसान को इस तथाकथित डील या समझौते के बारे में कभी कुछ बताया ही नहीं गया था। वही तो, सामने वाले को तो पता ही नहीं है कि वो किसी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। बिल्कुल, तकनीकी रूप से देखें तो ये एक तरह का इमोशनल मैनिपुलेशन ही है, भले ही नाइस गाय इसे ऐसा ना मानते हों। उनके दिमाग में तो वो बस एक अच्छे इंसान है। एग्जैक्टली, उनके दिमाग में तो वे बहुत अच्छे, त्यागी और मददगार इंसान हैं। मैं इसका एक बहुत ही आम उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए एक इंसान घर के सारे काम करता है, अपनी पार्टनर की हर बात सुनता है, उसके लिए फूल लेकर आता है। वो ये सब इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसे ये करना सच में पसंद है, बल्कि इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके दिमाग में एक गुप्त समझौता चल रहा है कि आज रात इसके बदले में मुझे शारीरिक या भावनात्मक अंतरंगता मिलेगी। वाओ! और जब पार्टनर कहती है कि मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे सोना है, तब क्या होता है? तब वो नाइस गाय अंदर ही अंदर फट पड़ता है।
क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट टूट गया। बिल्कुल, वो सीधे कुछ नहीं कहेगा कि उसे बुरा लगा है, लेकिन वो दरवाजे जोर से बंद करेगा, पैसिव अग्रेसिव तरीके से बात करेगा। और इंदर ही अंदर सोचेगा कि मैंने इतना सब कुछ किया और मुझे क्या मिला। हाँ, जबकि पार्टनर पूरी तरह से कंफ्यूज होती है कि अचानक इसे क्या हो गया, क्योंकि उसे तो उस डील के बारे में पता ही नहीं था ना। ये तो सच में बहुत टॉक्सिक पैटर्न है। और इसीलिए किताब में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि आपको अपनी जरूरतें सीधे और स्पष्ट शब्दों में मांगनी होंगी। लेकिन यार, जो इंसान जिंदगी भर अपनी भावनाएं छुपाता रहा हो, जिसके दिमाग में ये बैठा हो कि कुछ मांगना मतलब बुरा इंसान बनना, उसके लिए अचानक से ये कहना कि मुझे ये चाहिए बहुत डरावना होता होगा। अरे, शुरुआत में तो ये पहाड़ चढ़ने जैसा लगता है, बहुत असहज होता है, पसीने छूट जाते होंगे। बिल्कुल, लेकिन लंबे समय में यही स्पष्ट संवाद रिश्तों में असली ईमानदारी लाता है। और जब आप स्पष्ट रूप से संवाद करना शुरू करते हैं तो आपको एक और बहुत महत्वपूर्ण स्किल सीखना पड़ता है, ना कहना, अपनी स्वस्थ सीमाएं तय करना। सीमाएं तय करना नाइस गाय के लिए एक और बड़ा संघर्ष है, क्योंकि ना कहने का मतलब है किसी को निराश करना, और किसी को निराश करने का विचार ही उन्हें पैनिक कर देता है। ओहो। इसलिए वे अपनी क्षमता से ज्यादा काम ले लेते हैं, खुद को पूरी तरह से थका देते हैं, और इसी चक्कर में लोग उनका फायदा उठाने लगते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन सीमाएं तय करना कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि यह आत्मसम्मान है। ना कहने की क्षमता आपके समय और आपकी ऊर्जा की रक्षा करती है। सही बात है। और इसके साथ ही मनोविज्ञान का एक बहुत ही गहरा सिद्धांत जुड़ता है, अपनी परछाई या शैडो को अपनाना। कार्ल जुंग की थ्योरी में यह एक बहुत ही पावरफुल विचार है। हाँ, ये शैडो वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही दिलचस्प है। नाइस गाय हमेशा दुनिया के सामने खुद को दोष रहित और परफेक्ट दिखाने की कोशिश करते हैं। उनके अंदर जो भी स्वाभाविक मानवीय कमियां होती हैं, जैसे गुस्सा आना, स्वार्थी विचार आना या अपनी कोई गहरी इच्छा, वो उन सब को छिपाकर एक गहरे तहखाने में बंद कर देते हैं। उसी को शैडो कहा जाता है। बिल्कुल, उन्हें लगता है कि अगर दुनिया ने उनके इन अपूर्ण हिस्सों को देख लिया तो उन्हें प्यार नहीं मिलेगा, कोई उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि जब आप अपने किसी हिस्से को दबाते हैं तो वो खत्म नहीं होता। हाँ, वो बस सतह के नीचे सुलगता रहता है और अक्सर एक बहुत ही भद्दे रूप में बाहर आता है, जैसे कि अचानक से भड़क जाना या पैसिव अग्रेसिव होना। तो इसका समाधान क्या है? सच्ची ग्रोथ तब होती है जब कोई इंसान अपनी इन कमियों को स्वीकार करे। अपनी खामियों को अपनाना ही सच्चे आत्मविश्वास की निशानी है। हाँ, लेकिन एक बात बताइए, मान लीजिए कोई इंसान इस चर्चा को सुन के अचानक कल से अपनी सीमाएं तय करने लगे। ओके। जो इंसान जीवन भर यस मैन रहा है, वो अचानक से लोगों को ना कहना शुरू कर दे, तो क्या उसके आसपास के लोग अचानक से उसे एक बुरा इंसान, स्वार्थी या बदतमीज नहीं समझने लगेंगे? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल चिंता है, और सच्चाई ये है कि हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा। सच में? हाँ, शुरुआत में रिश्तों में भारी उथल-पुथल मचेगी। जो लोग इतने सालों से उस इंसान के यस मैन होने का फायदा उठा रहे थे, उन्हें ये नया बदलाव बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। वे विरोध करेंगे, शायद गुस्सा भी हो। तो क्या इस विरोध से डरकर वापस उसी पुराने नाइस गाय वाले खोल में लौट जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये उथल-पुथल और ये विरोध असल में एक नेचुरल फिल्टर की तरह काम करता है। फिल्टर की तरह? मतलब जो बुरे लोग हैं वो खुद ही दूर हो जाएंगे? एग्जैक्टली। जब आप अपनी सीमाएं तय करते हैं तो जो लोग सिर्फ आपके उपयोगी होने की वजह से आपके आसपास थे, वे छटकर दूर हो जाएंगे। वाओ। और जो लोग सच में आपकी परवाह करते हैं, वे भले ही शुरुआत में थोड़ा हैरान हो, लेकिन अंततः वो आपके इस नए आत्मसम्मान से भरे रूप का सम्मान करना सीख जाएंगे। ये बहुत ही पावरफुल विचार है। और जब हम अपनी पूरी असलियत को अपनाने की बात करते हैं तो ग्लोवर एक और बहुत ही विवादास्पद लेकिन जरूरी विषय की ओर इशारा करते हैं। आप पौरुष ऊर्जा की बात कर रहे हैं ना? हाँ, पौरुष ऊर्जा या मास्कुलिन एनर्जी को अपनाना और अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी लेना। ये एक ऐसा बिंदु है जहां बहुत सारा भ्रम पैदा होता है। नाइस गाय सिंड्रोम का एक बड़ा कारण ये भी है कि कई लोगों को समाज या उनके माहौल से ये मैसेज मिल जाता है कि मैस्कुलिनिटी कुछ बहुत ही खतरनाक या बुरी चीज है। हाँ, क्योंकि अक्सर मीडिया या समाज में मैस्कुलिनिटी को डोमिनेंस या गुंडागर्दी के रूप में दिखाया जाता है। बिल्कुल। और इस डर की वजह से कई नाइस गाय अपने स्वाभाविक महत्वाकांक्षा, अपने आत्मविश्वास और अपने अंदर की दृढ़ता को पूरी तरह से दबा देते हैं। उन्हें लगता है कि असर्टिव होना मतलब बुरा इंसान होना। और जब इन स्वाभाविक ऊर्जाओं को जानबूझकर दबाया जाता है तो इंसान अंदर ही अंदर बहुत
शक्तिहीन महसूस करने लगता है। अब ऊर्जा हवा में तो गायब होती नहीं है, वो विकृत होकर उसी पैसिव अग्रेसिव व्यवहार या भीतरी भीतर सुलगने वाली गहरी नाराजगी के रूप में बाहर आती है। तो स्वस्थ पौरुष ऊर्जा असल में है क्या? स्वस्थ पौरुष ऊर्जा का मतलब दूसरों पर नियंत्रण करना या उन्हें डराना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है अपने भीतर का आत्मविश्वास, अपने उसूलों पर मजबूती से खड़े होने की रीढ़ होना। यार, इसे समझने के लिए मुझे एक बहुत ही साधारण सी एनालॉजी याद आ रही है। हाँ, बताइए। जीवन जीना ऐसा है जैसे कोई कार चलाना। अब अपनी पूरी जिम्मेदारी लेने का और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में इस्तेमाल करने का मतलब है कि उस कार का स्टीयरिंग व्हील खुद अपने हाथों में मजबूती से थामना। अगर आप गलत दिशा में जा रहे हैं या रास्ता भटक गए हैं तो इसके लिए आप बगल में बैठे यात्री पर नहीं चिल्ला सकते कि अरे तुम्हारी वजह से मैं भटक गया। आपको खुद स्टीयरिंग को सही दिशा में घुमाना होगा। क्या बात है, बहुत ही शानदार और रिलेटेबल उदाहरण है। जिम्मेदारी लेना ही इस पूरे नाइस गाय सिंड्रोम को तोड़ने का मूल मंत्र है। मतलब हमेशा दूसरों को ब्लेम करना बंद करना होगा। एग्जैक्टली। नाइस गाय अक्सर एक विक्टिम माइंडसेट में जीते हैं। वे अपनी नाखुशी के लिए हमेशा गुप्त रूप से दूसरों को दोष देते हैं कि उनका बॉस उन्हें नहीं समझता या उनका पार्टनर उनकी कदर नहीं करता। हाँ, या कि दुनिया बहुत जालिम है। लेकिन जब तक वे स्टीयरिंग व्हील पर दूसरों का हाथ मानते रहेंगे, वे कभी अपनी लाइफ में बदलाव नहीं ला पाएंगे। अपनी पसंद, अपने व्यवहार और अपनी सीमाओं की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। बिल्कुल। और जब कोई इंसान इस स्तर की जिम्मेदारी ले लेता है और उस परफेक्शन का भारी मुखौटा उतार फेंकता है, तो इसका सबसे बड़ा असर उसके करीबी रिश्तों पर पड़ता है। हाँ, रिश्तों वाला हिस्सा पढ़ते हुए तो सच में मेरा दिमाग घूम गया था। हाँ, क्यों? क्योंकि नाइस गाय के दिमाग में एक बहुत बड़ी गलतफहमी यह होती है कि अगर वे एक परफेक्ट पार्टनर बनेंगे जो हमेशा हर बात पर सहमति जताता हो, जो कभी बहस ना करे, तो बदले में उन्हें एक परफेक्ट और प्यार भरा रिश्ता मिलेगा। ये तो सबसे बड़ा मिथ है। असल जिंदगी में ये सोच बिल्कुल उल्टी दिशा में काम करती है। मतलब हमेशा हाँ में हाँ मिलाना बुरा है। हमेशा सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने से और हर वक्त पार्टनर पर निर्भर रहने से असल में पार्टनर के ऊपर एक बहुत ही भारी भावनात्मक बोझ आ जाता है। कैसे? जरा सोचिए, अगर किसी इंसान की अपनी कोई खुशी, अपना कोई लक्ष्य है ही नहीं और उसकी पूरी दुनिया सिर्फ आप पर निर्भर है, तो एक समय बाद ये प्यार नहीं लगता, ये दम घोटने वाला एक दबाव बन जाता है। उफ, यही तो वो पैराडॉक्स है। मतलब आप रिश्ते में थोड़ा स्वतंत्र होते हैं, अपने खुद के लक्ष्य बनाते हैं, अपनी एक अलग पहचान रखते हैं, और असल में यही इमोशनल इंडिपेंडेंस उस रिश्ते को और अधिक मजबूत और आकर्षक बना देती है। बिल्कुल। हमेशा अवेलेबल रहने वाला इंसान अपना आकर्षण खो देता है। एकदम सही। और इसीलिए ग्रोवर एक बहुत महत्वपूर्ण बात पर जोर देते हैं, अन्य पुरुषों के साथ दोस्ती, मेंटोरशिप और एक कम्युनिटी बनाना। हाँ, क्योंकि अक्सर नाइस गाय अपने जीवन में दोस्तों को किनारे कर देते हैं और अपनी हर तरह की भावनात्मक जरूरत के लिए सिर्फ अपनी पार्टनर पर निर्भर हो जाते हैं, जो कि किसी भी एक इंसान के लिए संभालना बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। इसलिए दोस्तों का एक ऐसा मजबूत नेटवर्क होना जरूरी है जहां अनुभव बांटे जा सकें, एक दूसरे से सीखा जा सके और बिना किसी जजमेंट के अपनी बात रखी जा सके। जब आपके पास एक सॉलिड सपोर्ट सिस्टम होता है तो आप अपने रोमांटिक रिश्तों में वो नीडी वाली ऊर्जा लेके नहीं जाते। एग्जैक्टली। और इसी कम्युनिटी के साथ एक और अहम चीज जुड़ी है, जोखिम उठाना, रिस्क लेना। हाँ, हमेशा सेफ खेलने की आदत को छोड़ना, क्योंकि नाइस गाय रिजेक्शन और आलोचना से इतना ज्यादा डरते हैं कि वे जिंदगी भर एक बहुत ही छोटे से कंफर्ट जोन में सिमट कर रह जाते हैं। उन्हें लगता है कि कोई भी नया काम किया और अगर उसमें फेल हो गए तो दुनिया हंसेगी। लेकिन इस सिंड्रोम से बाहर आने के लिए ये बहुत जरूरी है कि जानबूझकर छोटे छोटे जोखिम उठाए जाएं। जैसे दोस्तों के बीच कोई अनपॉपुलर राय देना जो शायद सबको पसंद ना आए, या किसी ऐसे सपने के पीछे भागना जिसे समाज शायद तुरंत एक्सेप्ट ना करे। और जब आप ये रिस्क उठाते हैं और देखते हैं कि दुनिया खत्म नहीं हुई, तो वो रिजेक्शन का डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। बिल्कुल सही। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को एक जगह समेटें तो बात सिर्फ इतनी सी है कि हमें उस परफेक्शन के मुखौटे को उतारना है। एक स्वस्थ संतुलित इंसान बनने का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। असल लक्ष्य है एकीकरण या इंटीग्रेशन, जहां आप अपने अच्छे, बुरे, शांत और आक्रामक सभी हिस्सों को स्वीकार करते हैं। बिल्कुल। एक व्यक्ति बिना कमजोर हुए भी दयालु हो सकता है। वो बिना आक्रामक हुए भी अपनी बात दृढ़ता से रख सकता है।
असल लक्ष्य लोगों को खुश करने की उस डरी हुई आदत को छोड़कर सच्ची ईमानदारी और प्रामाणिकता के साथ जीना है। आज की इस डीप डाइव में हमने मनोविज्ञान के कुछ बहुत ही जटिल और गहरे हिस्सों को छुआ है। हमने देखा कि कैसे बचपन का वो डरा हुआ बच्चा एक ऐसा वयस्क बन जाता है जो सिर्फ बाहरी दुनिया की तालियों पर नाचता है। हाँ, और कैसे वो अपनी जरूरतों को दबाकर अंदर ही अंदर जहर भरता रहता है। लेकिन इन सब से बाहर निकलने का रास्ता मौजूद है। इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक बहुत ही गहरा विचार छोड़ना चाहता हूँ। जरा इस बात पर गौर कीजिएगा। जब कोई इंसान सालों से पहने हुए उस नाइस गाय के भारी भरकम मुखौटे को हमेशा के लिए उतार फेंकता है और अपनी पूरी असलियत, अपनी कमियों और अपनी सच्चाई के साथ दुनिया के सामने जीने लगता है, तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वो कुछ पुराने दोस्तों या कुछ ऐसे रिश्तों को खो दे जो सिर्फ उस मुखौटे के आदी हो चुके थे। ये एक बहुत ही कड़वा सच हो सकता है जिसका सामना हर किसी को करना पड़ता है जब वे खुद को बदलते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या वो वाकई कोई नुकसान है, या फिर ये उस बात का सबसे बड़ा और अंतिम टेस्ट है कि आपके जीवन में कौन आपके उस झूठे, हमेशा हाँ में हाँ मिलाने वाले मुखौटे से प्यार करता था और कौन उस असली प्रामाणिक इंसान से प्यार करता है जो उस मुखौटे के पीछे हमेशा से छिपा था। इसी विचार के साथ हम आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अपनी सच्चाई को तलाशते रहिए और हमेशा याद रखिए कि आपका असली रूप ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है।